तीन रिएक्शंस देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बस पोस्टमार्टम इज कंप्लीटेड। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का एक वार्षिक पेपर जो आपके ही विद्यालयों में पूछा गया क्लास 11 के। ठीक है, अगर आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पिछले के जो पेपर्स हमने कराए हैं। ठीक है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा सवाल इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। इसमें थ्योरी भी है, MCQs भी पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक को देखते चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर वगैरह जरूर कर दें जिससे सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए जिनका एग्जाम है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पूछी है। ठीक है, तो संयोजी कोष मतलब होता है 72 कक्षा में। ठीक है, तो भैया कैल्शियम के सबसे 72 वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप पाओगे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पता चलेगा। उसके बाद है H2S2NO8। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये लिखा हुआ है H2S2 और O8। इसमें स्टूडेंट्स सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +6 है। ठीक है, उसके बाद क्षार धातुएं संबंधित है स्टूडेंट। क्षार धातु आपका सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सारे होते हैं, कैल्शियम वगैरह। तो यहाँ पर S ब्लॉक के तत्व होते हैं क्षार धातु, तो यहाँ पर आप S ब्लॉक आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की निम्न में से अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? क्लियर, तो हमने क्या बताया था, अणुओं की संख्या पता कैसे होगी? आप मोलों की संख्या निकाल लो, जिसकी मोलों की संख्या अधिक उसके अणुओं की संख्या अधिक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप पाएंगे 44 ग्राम CO2, 48 ग्राम O2, 8 ग्राम H2 और 64 ग्राम SO2। सब में मोलों की संख्या निकालो और आपको मिलेगा कि 8 ग्राम H2 इसकी मोलों की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो आंसर भी आपका यही होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। H- के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ABCD, कौन सा? बी वाला करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा है बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बंध का अनुपात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेंजीन में सिग्मा बंध आप निकालो कितने हैं, पाई बंध कितने हैं। क्लियर, तो आपको मिलेगा इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, सिग्मा एवं पाई बंध अच्छे से हमने बताया भी है, जरूर है, आप जरूर से पढ़ लीजिएगा सिग्मा पाई बंध। ठीक है, उसके बाद संकड़ पूछा गया, निकालिए। NO2 प्लस, फिर है NO3 माइनस, फिर है आपका NH4 प्लस। इनमें स्टूडेंट्स पूछा गया संकरण। ठीक है, सबसे पहला है NO2 माइनस, इसमें संकरण बताइए कितना होगा। तो देखियो भाई, नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन से पहले जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयर कर दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस पे प्लस का चार्ज है, मतलब कि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गया। प्लस का चार्ज मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यही हुआ मतलब। तो ऐसा स्ट्रक्चर है। तो आप बताओ यहाँ पर कौन सा संकरण होगा? ये तो लीनियर बन गया ना, इस तरीके से लीनियर, लोन पर कुछ है ही नहीं, तो ये इस तरीके से रेखी बन गया स्टूडेंट्स संरचना। और रेखी संरचना किसकी होती है? SP की। खत्म, संकरण SP हो गया आपका इसका। तो SP यहाँ पर भी SP है। ये 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए स्टूडेंट्स। ठीक है, केवल A और B हमें चयन करना है। अब आते हैं NO3 माइनस पे। NO3 माइनस पे नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन है 3, यानी तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे आपके, तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए। ठीक है, और आप देख रहे हो 1 माइनस है, मतलब कि 5 की जगह इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तभी नहीं यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ कि नहीं। अब देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये तो त्रिकोणी बन गया ना, त्रिकोणी संरचना। और किसकी होती है? sp2 की संरचना होती है त्रिकोणी आपकी। तो sp2 खत्म, ये वाला भी आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट। इस तरीके से करना है यहाँ पर सवालों को। ठीक है, आराम से एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं। ये सवाल तो मान लीजिए स्टूडेंट्स अलग से आपके पेपर में आ सकता है, 5 नंबर में अलग से पूछेगा, इसका संकड़ निकालिए, ऐसे बनता है सवाल, इसलिए हमने समझाया यहाँ पर इसको अच्छे से। उसके बाद ये है ना, इसका एपीसी नाम बताना है, समझिए, खोल कर हमेशा लिख दीजिए संरचना एकदम, और खोल दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट लिख दिया CH3 होल्ट वाइज। ये क्या है भाई? CH3
का होल ट्वाइस CH3 होल ट्वाइस को जरा ओपन करिए, तभी ना IPC नाम लिखेंगे आराम से, नंबरिंग वगैरह करेंगे। तो CH3 होल ट्वाइस को आप ओपन करोगे, यहाँ पर एक CH3 फिर एक और CH3, शॉर्टकट मत लिखिए, ऐसे लिखिए भैया, इसको हटाओ। अब नामकरण करिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है जहाँ नंबरिंग होंगी वहाँ, तो यहाँ पर नंबरिंग करें 1 2 इंस्टेंस 3 और ये 4 कार्बन, मतलब कि ब्यूटेन, और डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा, मतलब कि ब्यूटीन इंस्टेंस। इतना आप समझ गए ना, तो ऑप्शन नंबर C टिक कर दीजिए ना, यहीं पर ब्यूटीन है और कहीं ब्यूटीन है ही नहीं भैया। इतना दिमाग आप लगा ही सकते हो एग्जाम में। बाकी IPC नामकरण वगैरह अच्छे से हमने बताया ही हुआ है आपको, आप सर्च कर लेंगे IPC नामकरण एजुकेशन शास्त्र, आपको वीडियो मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से, जीरो से हीरो हमने बताया है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है IPC नामकरण, अगर आपको नहीं आता तो जरूर सीख लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी सीख लीजिएगा, ये सब छोटे छोटे चीज़ें आती रहती हैं हमेशा हर एक पेपर में। ऑक्सीकरण संख्या पूछा है Mn की, किसमें अधिकतम है, इसमें निकालो, इसमें निकालो, इसमें निकालो, इसमें निकालो, किसमें अधिकतम है ऑक्सीकरण संख्या Mn की। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Mn2 होल 4 लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं नजर आ रहा इसलिए हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप x मान के निकालेंगे तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 4, यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस का 4 आ रहा है, आप निकालोगे तो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है KMnO4, यहाँ पर आप x मान के निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, K2MnO4, यहाँ पर आप x मान के निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आ जाएगा प्लस का 6। हाँ, इस यहाँ क्या लिखा हुआ है, MnO2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप x मान के निकालोगे तो स्टूडेंट्स प्लस का 4 आएगा। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा यही था ना कि MnO4 का, यही करेक्ट है आपका सही। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है इस कंपाउंड में क्रोमियम की संयोजकता होगी। ठीक है, संयोजकता कितनी होगी बताइए यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखो, हमें ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा संयोजकता। संयोजकता मतलब कि कितने लोगों से ये जुड़ रहा है भैया। ठीक है, आप कितने लोगों से जुड़ रहे हो, संयोग कर रहे हो, वो आपकी संयोजकता होगी। हम बना देते हैं इस तरीके से, है ये क्रोमियम है, फिर यहाँ पर H2O है, ये होल 4 है, और फिर Cl2, और इस पे लगा हुआ है प्लस का चार्ज। तो ये क्रोमियम कितने लोगों से मिल रहा है भैया, 4 H2O से और 2 Cl2 से, यानी 4 तो 6 लोगों से ये जुड़ रहा है, इसलिए संयोजकता हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 6। ठीक है, क्लियर आप सभी को। उसके बाद देखिए आपका है रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता इतना ग्राम पर लीटर है, ध्यान से पढ़ो, सांद्रता इतना ग्राम पर लीटर है, तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता क्या होगी। आपको बोल रहा है कि ग्लूकोज 0.9 ग्राम है प्रति लीटर, यही है ना, ग्लूकोज आपका 0.9 ग्राम है 1 लीटर में, इतना ग्राम है ग्लूकोज 1 लीटर में। मोलरता क्या होगी, मोलरता होती है मोलों की संख्या 1 लीटर में, यही होता है मोलरता ना। तो स्टूडेंट्स आप मोलों की संख्या देख लो कितना होगा, 0.9 बटे में 180 डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये। स्टूडेंट्स कितना आसान था, आपको 1 लीटर में कितना है ये बता दिया, आपको मोलों की संख्या निकाल लेनी थी बस, कि 1 लीटर में कितना मोल है आखिर। ठीक है, जो कि इतना आ गया हमारा। ठीक है, और 180 क्या था, 180 था अणु भार। आपको पता है ना ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है, तो भार को अणु भार से डिवाइड कर दिया तो मिल गया मोलों की संख्या। ठीक है, उसके बाद हमसे 12वां में पूछा गया कि जलीय विलयन का pH मान 0 है, तो विलयन क्या होगा भैया। स्टूडेंट्स pH मान 0 है, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि आपका विलयन बहुत ज़्यादा ही अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय होगा एक तरीके से, क्लियर आंसर इसका। उसके बाद है जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है, शून्य हो जाती है, बढ़ती है कि स्थिर रहती है। ठीक है, तो जब बर्फ पिघलता है तो एंट्रोपी आपकी शून्य हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कि 2p2 इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी। तो 2p2 मतलब कि स्टूडेंट्स p वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक यहाँ एक यहाँ, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या दोनों का होगा, इसका -1 इसका 0 होगा। तो हमसे हमेशा स्टूडेंट ज़्यादातर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का पूछता है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का कितना है, 0 है, तो हम 0 टिक करेंगे। ठीक है, आंसर में ये वाला आंसर, क्लियर। चलो, उसके बाद है कि C2H2 अणु में
पूछा गया सिग्मा पाई बंद कितने हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट जरा करिएगा। तो देखिए आपको आ रहा है कि नहीं, सिग्मा एवं पाई बंद निकालिए, बताइए इसका आंसर कमेंट में। C2H2 में सिग्मा बंद कितने हैं, पाई बंद कितने हैं, कौन सा ऑप्शन टिक करा जाए, यहाँ पर कौन सा आंसर टिक करा जाए, जल्दी बताओ कमेंट में, ठीक है। उसके बाद है क्रोमियम परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स, 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो डी वाले में 3D वाले में 4 आएगा, ठीक है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3D4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3D5 है, यहाँ पर 3D4 लिखा हुआ है, इसलिए यही हमारा सही हो जाएगा। कौन चलेगा लिखने, लास्ट वाला पता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस खत्म। उसके बाद है कि 17वां की परमाणु क्रमांक इतना वाले तत्व कौन से है भैया। देखो 9 किसका होता है, इतना तो पता होगा ना, 9 किसका परमाणु क्रमांक है, किस तत्व का है। आप कहेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है। उसके बाद 17वां भी पता होगा, क्लोरीन का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मत देखिए ये सभी क्या है, ये सब आवाज साड़ी आप जरा ताके झाके होगे। तो फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन होते हैं, तो हेलोजन वाले ही ये सारे तत्व है, हेलोजन्स। ऑप्शन पर बी करेक्ट है। अरे याद है ना, हमने ट्रिक से याद कराया था पूरी आवाज साड़ी, नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक से पूरी आवाज साड़ी हमने याद कराई थी, याद है कि नहीं। फिर कल बाहर आई एंटी, ये सभी आपके हेलोजन तत्व हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा है 18वां कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है स्टूडेंट्स। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा आप बताओ, जिसका स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा 1:2 और आपका भी 1:2 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सेम होगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेम आपके। तो आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें स्टूडेंट्स आप पाएंगे अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट। इसका आप देखेंगे ये क्या है, Cr+3 है, इसमें स्टूडेंट्स 21 इलेक्ट्रॉन है। और आप देखिए Fe+3, इसमें स्टूडेंट्स आपके 23 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काहे का सेम होगा, ये थोड़ी ना हमारा आंसर है। ये देखिए ये है Fe+3, इसमें अभी देखा हमने 23 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या है Mn+2, हमारा Mn+2 में आप पाएंगे 25 इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं, इसमें 25 - 2 यानी 23 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो है हमारे, दोनों में सेम आंसर यही हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आप सभी को। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा 2 MCQs और पूछे गए हैं। 19वां क्या पूछा गया है कि ऐसा तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं वो कहलाते हैं भैया। देखिए 4f, एक होता है 4f, एक होता है 5f। 4f में जो भरे जाते हैं वो होते हैं लैंथेनाइड, और 5f में जो भरे जाते हैं वो है एक्टेनाइड। तो हमें केवल 4f का पूछा है, तो हमारे 4f में कौन भरे जाते हैं, लैंथेनाइड के तत्व है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स उसके बाद के आपके लास्ट MCQ है कि इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट्स। Fe+2 में, Ni यानी निकिल +2 में, कि कॉपर+2 में, जिंक+2 में, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा जिंक+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद 2-2 नंबर के यहाँ क्वेश्चन है। निर्जलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बफर विलयन क्या है, इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक और अपचायक को आपको बताना है। बहुत ही आसान है, अब्बाहू का नियम पूछा गया आगे। ये सारे आसान सवाल है जो कि आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब बहुत ही आसान है। सल्फर का परमाणु क्रमांक आपका 16 है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए, कितना आसान है स्टूडेंट्स। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी जो आप देख रहे हैं। प्रबल दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है, क्या बात है। प्रबल जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, दुर्बल जो भैया पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, ठीक है, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। उदाहरण भी लिख सकते हैं, NaCl हो गया, दुर्बल का हो गया CH3COOH हो गया, ठीक है। उष्मा छेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, सिंपल सी बात है, जो अभिक्रिया उष्मा क्या करे, उत्पन्न करे अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित करती है, उष्मा छेपी उष्मा का अवशोषण कर रही है अभिक्रिया के दौरान, उष्मा शोषी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए आप 3-3 नंबर के सवाल पूछे गए हैं आपके। वुड्स अभिक्रिया क्या है, क्रिया विधि समझाइए स्टूडेंट्स,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन स्टूडेंट्स, वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद है हकल का नियम लिखिए, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। बाकी जो आप देखो ना ये सब 2-2 नंबर के थे, इसको तो आपको करना ही है। इसमें से स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान से देख लेना है वो है ये स्टूडेंट्स आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अभिक्रिया को संतुलित करना 100% आता ही है। और ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी कैसे संतुलित किया जाता है ये भी आप सीख लीजिएगा। दोनों में से एक फंसेगा ही आपके पेपर में, वो भी 3 नंबर में या 5 नंबर में। उसके बाद है परमाणु त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तत्व की परमाणु त्रिज्या का प्रायोगिक रूप से निर्धारण क्यों संभव नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद है हमारा नेपथलीन को ग्लिसर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और भी चीज़ें सिखाते जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप सीखते रहेंगे। उसके बाद देखिए हेस का नियम अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है, 3 नंबर का, और ये कवर कर दिया है, बहुत ही आसान है, इसलिए करें देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद आपका है ये HCl, H2O और NH3, इनमें से स्टूडेंट्स H2O का कवचनांक अधिक होता है क्यों स्टूडेंट्स, ठीक है, HCl भी है, H2O भी है, NH3 भी है, लेकिन H2O का ही कवचनांक सबसे अधिक होता है क्यों, समझाइए, ठीक है, क्योंकि H2O में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है HCl से, और NH3 से भी मजबूत H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स इसका कवचनांक अधिक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मजबूत होगा इसको मतलब तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें उष्मा देनी होगी ना, इसलिए कवचनांक भी अधिक हो गया। जैसे आप 2 दोस्तों भैया, आप सभी एक दूसरे को एकदम दिल से कनेक्ट हो, दिल से जुड़े हुए हो, तो आपको तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए भी और ज़्यादा एनर्जी देनी होगी ना, ठीक है। अगर आप सभी नहीं जुड़े हो इस चैनल से तो आप भी दिल से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, दोनों चैनल से, एजुकेशन फॉर बोर्ड और एजुकेशन शास्त्र। मेन चैनल हमारा एजुकेशन शास्त्र है। इस चैनल पर तो हम केवल पेपर्स डिस्कस करते हैं जो 11th और 12th के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, देने से पहले पढ़ना, ठीक है, उन पेपर को। उसके बाद हम चलिए जुड़ जाइएगा। और उसके बाद हमारे ये क्वेश्चन है एल्कीनो के गलनांक, कवचनांक और जल में विलेयता पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। टेस्ट है लास-सितले के नियम का उल्लेख करना है। अमोनिया बनाने के हैबर विधि, इस पर लास-सितले के नियम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्या करिए, बस लास-सितले का नियम पढ़ के जरूर जाना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप पेपर जरूर देखें, और 2-3 पेपर जरूर देखें, आपको हम सारी चीज़ें एक ही पेपर में हम नहीं बता पाएंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप कम से कम 3-4 पेपर देख लो केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे जितना भी टाइम बचाओ पढ़िए आराम से और पेपर देकर आए, ठीक है। यही कर सकते हैं लास्ट इस टाइम में एग्जाम के पहले, ठीक है। और भी पेपर हमने पोस्टमार्टम कर दिए हैं, उन सभी पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। सारे के सारे पेपर्स एक ही प्लेलिस्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब। आप उस पेज में जाकर अच्छे से पेपर्स देखें। केमिस्ट्री का एग्जाम है तो केमिस्ट्री के कम से कम 3-4 पेपर देख लें जो हाल ही में पूछे गए हैं उनके, ठीक है। जरूर से जाकर विजिट कर लीजिएगा अभी ही इस वीडियो के बाद। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। अथवा रहता है हमेशा 5 नंबर के सवाल में, अथवा रहेगा आपका, टेंशन भी नहीं लेना है आपको। अथवा में पूछा गया इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी किसे कहते हैं, इसकी प्रभावित करने वाले कारक और इसकी आवर्तिता को समझाइए। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी क्या है बताना है आपको। और आवर्त सारणी में जब आप दाएं से बाएं जाओगे, ठीक है, आवर्त सारणी में जब आप दाएं से बाएं जाओगे, जब आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे आओगे, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन लब्धि कैसे बढ़ती है, कब घटती है, ये सब प्रभाव बताना है आपको बस, ठीक है। जरूर से देख लीजिएगा। आयनन प्रभाव भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आयनन विभव क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इस आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। और स्टूडेंट्स परमाणु आकार भी इंपॉर्टेंट है, परमाणु आकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो बढ़ता है कि घटता है प्रभाव, और क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने पहले बताई है फिर यहाँ आपको बता दे रहे हैं, जरूर से देख लीजिएगा जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा, ये आपका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन 32% है आपका, ठीक है। हाइड्रोजन आपका स्टूडेंट्स 6.6% है। नाइट्रोजन आपका स्टूडेंट्स
68 नहीं 48 लिखा है, 0.67% है नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अपचयन से एक प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया कार्बनिक यौगिक तथा प्राथमिक एमीन के इस रचनात्मक सूत्र और नाम लिखना है, रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है इस यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया। उसके बाद अथवा में आपका अनुनाद प्रभाव क्या है, अनुनाद प्रभाव के लिए आवश्यक नियम क्या है, इन्हीं दो के उदाहरण द्वारा अनुनाद संरचनाओं को निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, ये तो आपका मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र पर आधारित सवाल है, अगर आपको आता होगा तो आप कर लेंगे इसको। ठीक है, कुछ ऐसा आपका होता है, साड़ी बनाओ, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लिखो, ऐसे वगैरह करके अच्छे से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अगर आता है तो, नहीं तो सीखना पड़ेगा पहले। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा, जरूर से जरूर। उसके बाद पेपर बस इंडी हो गया है। लास्ट सवाल है आपका 5वां, ये स्टेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद साधारण ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2S एक गैस है, कारण बताओ। क्योंकि देखो हमने अभी बताया ना, H2O इसमें क्या होता है, बहुत ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे एकदम बढ़िया से, कोई उनको अलग ही नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टेज जो द्रव H2 होता है वो द्रव होता है, क्योंकि अणु पास पास है ना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। लेकिन H2S में अणु दूर दूर रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है नहीं, एकदम कमजोर, एकदम ना के बराबर एकदम। तो जब कोई बॉन्ड ही नहीं है तो सभी दूर दूर है, और इसलिए स्टेज ये गैस है, क्योंकि अणु दूर दूर है। स्टेज आप ही बताओ गैस कौन होता है, जिसके अणु दूर दूर होते हैं बहुत। तो वही कारण है कि H2O गैस है, क्योंकि इसमें कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण अणु दूर होते हैं और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आराम से लिख दीजिएगा पेपर में। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया। बाकी ये क्वेश्चन है नॉट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर देख लेना है। वुड्स अभिक्रिया क्या है, सेटचेप नियम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ में आपको देख लेना है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये 3 रिएक्शंस देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। बस चलो, तो ये पेपर आपका यहाँ पर खत्म होता है, पोस्टमार्टम इज कंप्लीटेड। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना एग्ज़ाम होने के बाद जरूर हमें शेयर करें। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, स्टडी ग्रुप, जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़कर वहाँ पर शेयर कर सकते हो, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्लियर, जरूर सेंड कर दीजिएगा, बस आपको जुड़ना है और शेयर कर देना है। ठीक है, इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी शेयर करेंगे, तो आप अगर रहोगे तो आपको मिलता रहेगा, और आप भी शेयर करते रहे, सब एक दूसरे की हेल्प करते रहें। ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, बस आपके लिए। जो भी हो रहा है सब आपके लिए हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करके जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, वीडियोज़ को, इस चैनल को। क्लियर, चलो बस इतना ही रिक्वेस्ट है, बाकी लाइक वगैरह शेयर वगैरह आप सभी कर ही देते हैं। चलिए, आप सभी से आप मिलते हैं नेक्स्ट पोस्टमार्टम इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिस्टर्स हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।